हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायनामाइट एग्जाम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का जो पेपर हुआ है। तो आज हम उसका पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे और उसका हम जानेंगे कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या है। आप अपने प्रश्न पुस्तिका से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपना, जिससे आप जान पाएंगे कि आप राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का पेपर क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आपको मैं एक एक करके प्रश्न कराऊँगा, आप पूरा मिलान कर लीजिएगा। और यदि आपका पेपर आने वाले समय में है तो आपके लिए भी यह वीडियो बेहद हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप इससे जान पाएंगे कि आपका पेपर कैसा फिर से आ सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक नहीं है, तो आपको बताना ऑप्शन है भूखंड, विशिष्ट भूखंड में निवास करने वाला जन समुदाय, विशिष्ट जीवन पद्धति, जातिवाद। तो इसका सही जवाब है आपका जातिवाद। उसके बाद हम फ्रेंड्स सेकेंड नंबर प्रश्न साइड से दोनों देखते चलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर प्रश्न है आपका संस्कृति शब्द का अर्थ है, तो संस्कृति शब्द का सही अर्थ है आपका सभ्यता। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में। सही ऑप्शन है दूसरे का ए। उसके बाद फिफ्थ नंबर प्रश्न है आपका भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है, यह कथन है। तो सत्य कथन है ये, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो आपको बताना है इसमें से पद्मावत किसकी रचना है। तो सही जवाब है इसका जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं जो पद्मावत के रचना है। उसके बाद प्रश्न है आपका वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है, तो वैदिक साहित्य की जो अंतिम कड़ी वो है उपनिषद, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से इस बार केवल 75 प्रश्न ही राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन में पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं सेवन्थ नंबर प्रश्न है आपका द्वैपायन नाम है, तो द्वैपायन नाम आपको बताना इसमें से कौन ऑप्शन सही है। ए भीष्म, बी कृष्ण का, सी वेदव्यास का, या डी कौटिल्य का। तो सही है आपका इसका ऑप्शन सी वेदव्यास। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न है तराइन का लड़ाई कब हुई, तो तराइन का लड़ाई आपको बताना कब हुई, तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हम फिर 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में सोना के लिए कौन सा नाम नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है आपका पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम संग्राम हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, वो 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका 9वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आचार्य चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन जो है आचार्य चिकित्सा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी चरक, सी सुश्रुत, डी धन्वंतरी। तो सही इसका जवाब है जो आचार्य चिकित्सा से संबंध नहीं है उसका नागार्जुन है, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है आपका त्रप शब्द किस धातु से संबंधित है, तो त्रप शब्द किस धातु से संबंधित है, इसका ऑप्शन सही है बी सीसा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो आपको बताना है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, 1556 ईस्वी में शायद। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है आपका कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत संबंधित है, तो ये सही है कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत राज्य की परिभाषा से। उसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं 15 नंबर प्रश्न प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी, तो ये थी आपका ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 40, डी 41। तो सही ऑप्शन है प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपदों की संख्या थी 16, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है रामायण की रचना किसने की थी। ऑप्शन है आपके पास ए तुलसीदास ने, बी कंबन ने, सी वाल्मीकि ने, डी कालिदास ने। तो रामायण की रचना की थी वाल्मीकि जी ने। उसके बाद हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है बौद्ध चित्रकला के प्रमुख केंद्र अजंता गुफा में किन कलाओं का अद्वितीय संगम है। फ्रेंड्स, मुझे ये कंफर्म नहीं पता है, इसलिए मैं इसका जवाब गलत नहीं बता सकता। उसके बाद हम 18 नंबर प्रश्न देखते हैं चरक दरबार में थे, तो मतलब चरक के दरबार में आपको बताना इनमें से किसके दरबार में थे। तो ऑप्शन है आपके पास कनिष्क के, हुइस्क के, अशोक के, समुद्रगुप्त के। तो सही जवाब है आपका कनिष्क के। उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है आपका धार्मिक पत्रिका कल्याण किस शहर से प्रकाशित होती है। तो आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं जो धार्मिक पत्रिका कल्याण है वो प्रकाशित होती है गोरखपुर से, फ्रेंड्स। उसके बाद हम 20 नंबर प्रश्न देखते हैं महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था, तो आपको बताना महावीर स्वामी जो थे उनका प्रारंभिक नाम क्या था, तो उनका प्रारंभिक नाम वर्धमान था महावीर स्वामी जी का।
इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। और उसके बाद हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, ज्या पद्धति किसकी देन है। तो ज्या पद्धति आपको बताना किसकी देन है। फ्रेंड्स मुझको जहाँ तक जानकारी है ज्या पद्धति जो है वो पाइथागोरस की देन है। अब अगर आपको लगे कि ये मैंने गलत जवाब दिया तो इसका आंसर जरूर आप बता दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। उसके बाद 24 नंबर हम प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण बृहत्तर भारत तक किस सम्राट का साम्राज्य विस्तारित था। तो ये था सम्राट अशोक का। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं की प्रचलन की थी। ठीक है, तो आपको सही इसका जवाब है मौर्य वंश ने, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं आपके कौटिल्य, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मुझसे कोई प्रश्न पढ़ने में या उसका आंसर देने में गलती हो गया होगा तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है आपका, नालंदा कहाँ स्थित है। तो नालंदा स्थित है आपका बिहार में। फ्रेंड्स इतना लंबा वीडियो होता है ना, शूट करने में थोड़ा इधर उधर गलती हो ही जाता है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, पंच महाव्रत संबंधित है। तो पंच महाव्रत आपका संबंधित है जैन धर्म से। उसके बाद है और प्रश्न आपका, किरातार्जुनियम के रचयिता हैं। तो यह है भारवी, ठीक है। उसके बाद हम 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा गया है प्रेम मार्गी कवि हैं। तो प्रेम मार्गी कवि आपको बताना कौन है। तो यह है मलिक मोहम्मद जायसी। 29 नंबर प्रश्न आपका, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्र गुप्त को। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न आपका, गीत गोविंद की रचना किसने की है। तो गीत गोविंद की जो रचना की थी वो की थी जयदेव ने, ठीक है फ्रेंड्स। किसने किया था, वो जयदेव ने किया था। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी संस्कार शिक्षा से संबंधित है। तो आपको बताना कौन सी संस्कार शिक्षा से संबंधित है। तो वो है आपका उपनयन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना इसमें से कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऐसा बताना है जिसका समाप्ति हो सकता है आगे भविष्य में, ठीक है। तो ये परमाणु ऊर्जा की समाप्ति हो सकती है, इसलिए अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अक्षय ऊर्जा के उदाहरण वो होते हैं जो कभी समाप्त न हो। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, काला सोना नाम से प्रसिद्ध है। तो है कोयला। 34 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है आपके पास अम्ल वर्षा, बी जल प्रदूषण, सी ग्रीन हाउस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका आपका ग्रीन हाउस। उसके बाद प्रश्न 35, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 36 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया 1986 में। 38 नंबर प्रश्न है आपका, सूर्य में ऊर्जा कहाँ से होती है। तो सूर्य में ऊर्जा आपको बताना है कहाँ से होती है, किसकी वजह से होती है। तो ये होती है, ऑप्शन ए सही है, नाभिकीय संलयन से, ठीक है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें परमाणु विखंडन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें यही होता है परमाणु विखंडन, लेकिन जो सूर्य में ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन की वजह से होती है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये तो मैं बता चुका 1986 में। उसके बाद है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, एक होता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये संरक्षण पूछा गया, तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर। उसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं हम 40 नंबर प्रश्न है आपका, पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है। तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन समाहित है आपका, आपको बताना है। तो ये सही समाहित है आपका, पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है उपरोक्त में से सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। ये जो ऊपर 39 नंबर प्रश्न मुझसे कट गया है, ऑप्शन इसमें नहीं आ पाया है। वो प्रश्न था कि इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण में सबसे ज़्यादा कौन गैसें पाई जाती है, पर्यावरण प्रदूषण में सबसे अधिक कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ये सही ऑप्शन था इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पर्यावरण प्रदूषण में सबसे अधिक यही योगदान करता है, इसी की वजह से। उसके बाद हम 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन है। आपको इसमें से बताना है, ये ब्यूटेन, बी बेंजीन, सी प्रोपेन, डी मीथेन। तो सही है आपका प्रदूषक है बेंजीन, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, कैंसर होता है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, आपको बताना है। वन महोत्सव सप्ताह जो मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है।
उसके बाद प्रश्न है 45, वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? तो आपको फ्रेंड्स मैं बता दूँ, वायुमंडल के जो ओजोन परत है इसको सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की तापमान में वृद्धि का कारण है? तो आपको बताना है पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है? तो औद्योगिक क्रांति, ग्रीन हाउस गैस में निरंतर वृद्धि, जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, उसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका ग्रीन हाउस की निरंतर वृद्धि। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं 44 नंबर प्रश्न है आपका, प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है? प्रदूषण रहित ऊर्जा की प्राप्ति का सही विकल्प है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्त होती है इन तीनों से। उसके बाद आपका 47 नंबर प्रश्न है आपका, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो आपको बताना ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है यानी जो समाप्त नहीं होगा कौन है? जल ऊर्जा, ये भी समाप्त नहीं, पवन ऊर्जा ये भी नहीं, भूगर्भीय ताप ऊर्जा ये भी नहीं, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। ये सब तीनों जो ऊर्जा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है आपका, अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? तो जो अम्ल वर्षा होती है वो होती है किसका? आपके वायु प्रदूषण की वजह से। प्रश्न है, भूकंपी तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है? तो इसका सही है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी सही होगा। सिस्मोग्राफ बोलते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता बढ़ने के कारण होती हैं? तो अम्ल वर्षा जो होता है वायुमंडलीय सांद्रता जो बढ़ता है वो किसके वजह से बढ़ता है? वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। 52 नंबर प्रश्न है आपका, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं, ये जो था किस भूकंप किससे नापा जाता है, यही है सिस्मोग्राफ। उसके बाद प्रश्न है 50, सभी ईंधन मुक्त यौगिक होते हैं? तो कौन होते हैं मुक्त? कार्बन के यौगिक होते हैं। अब आपका प्रश्न है, एक राष्ट्रीय पक्षी है, इसमें से बताना आपको, एक सबसे आसान सवाल है आपका, जो राष्ट्रीय पक्षी है अपना कौन है? हंस, गौरैया, बत्तख, मोर। तो सही जवाब आपका मोर। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है आपका, किस वर्ष मानव अधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की जगह ली? तो ये लिया था 1993। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपका अनुच्छेद 14 में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है? तो यह है आपका भाग 4। प्रश्न 58 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति की घोषणा पर अभिसमय महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो सही जवाब है इसका। प्रश्न है आपका, महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति की घोषणा पर अभिसमय महासभा द्वारा कब पारित स्वीकार किया गया? तो ये किया गया था 18 दिसंबर 1979 को। प्रश्न नंबर आपका 59 है, मानवाधिकार मानवों को क्या करता है? आराम देता है, सुविधा या सभ्य और सम्मानजनक जीवन अस्तित्व की गारंटी। तो सही है आपका सभ्य और सम्मानजनक जीवन। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो फ्रेंड्स मैं इन दो ऑप्शन में से कन्फ्यूज हूँ थोड़ा, संवैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय। तो मेरे हिसाब से ये संवैधानिक निकाय होना चाहिए। आप अगर इसका आंसर कंफर्म जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित है? मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड, जनेवा में। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के तहत जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार है। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। उसके बाद फ्रेंड्स 62 नंबर प्रश्न था जो छूटा होगा शायद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न है 65, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता है? तो तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता है सामूहिक अधिकार। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न है, सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित है क्योंकि सभी मानव अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद विश्राम एवं खाली समय का अधिकार की व्याख्या करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 24।
फ्रेंड्स उसके बाद हम देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? तो भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये दिया है 43, अनुच्छेद 43 में। उसके बाद प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति तथा उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 24 के फर्स्ट में शायद है ये। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित है, तो ये सुनिश्चित है आपका अनुच्छेद डी में। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में देश की लोक सेवा में प्रवेश का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 23 के सी में। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न है आपका, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये दिया गया आपका अनुच्छेद 19 में। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में भूतलक्षी दंड विधि के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, आप इसका भी आंसर देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 73 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 19 में। 75 पर भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिकार दिया गया। भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिकार दिया गया, ये दिया गया आपका अनुच्छेद 20 के फर्स्ट में। इस तरह दोस्तों आपको मैंने 75 प्रश्न बता दिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का 75 प्रश्न ही पूछा गया था। जैसा कि पिछले साल 100 प्रश्न पूछे यानी 100 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार केवल 75 प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह मैंने आप लोगों को 75 क्वेश्चन से रूबरू कराया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में एक और बड़ी जानकारी दे दूं फ्रेंड्स, जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि उन लोगों के पास ये सब पढ़ लेना ज़रूरी है। नोटिस मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा पेपर देने से पहले, ठीक है, जिससे आपको जानकारी मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, जो जब पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो अब अवधि घंटा 2 घंटे का होता था पेपर, लेकिन अब इस बार 75 प्रश्न पूछा गया तो केवल आधे 1.5 घंटे का पेपर था इस बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आप देख सकते हैं, नोटिस पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।